Psychology Class 12th Chapter 2 Self and Personality. We will have a quick recap of what we did earlier. We talked about type approach and trait approach. Today we will talk about psychodynamic approach, post-Freudian, behavioral, cultural and humanistic. Starting from psychodynamic. What is the meaning of dynamic? Dynamic means which is always changing and is not constant. Likewise, our personality is always evolving and is not static and is not at rest. Psychodynamic approach was given by Sigmund Freud. He talked about level of awareness, components of personality, defense mechanism, and psychosexual stages. Before starting, he talked about free association and dream analysis. फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है एक पर्सन आएगा, जो भी थेरेपिस्ट होगा वो बैक सीट ऑफ काउच बैठेगा और पर्सन he will lay on the couch and he will talk about whatever things which are coming in his mind. और बाद में फ्री एसोसिएशन इसका मतलब यही होता है कि he is free to say anything he wants. उसके बाद है ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम को एनालाइज करना. फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट ड्रीम वर्क. In this, he talked about two types of dream, manifest dream and latent dream. Manifest का मतलब होता है जो ड्रीम as such हमको आती है. Latent का मतलब hidden, जो इससे symbolic meaning हम निकालते हैं. First is level of consciousness. Consciousness का मतलब होता है जो चीज़ को लेकर अभी हम aware हैं. इसको हम आइसबर्ग से भी कंपैरिजन कर सकते हैं. जो आइसबर्ग का जो हमको पार्ट दिखता है विथ दैट इज कॉन्शियस, और जो थोड़ा सा दिखता है दैट इज प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, और जो बिल्कुल भी नहीं दिखता वो अनकॉन्शियस होता है. कॉन्शियस मतलब जिस चीज़ को लेकर मैं अभी अवेयर हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी मौसम कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, मेरे को कैसा लग रहा है, हाउ आई एम फीलिंग, गुड, बैड, हैप्पी, सैड. प्री कॉन्शियस मतलब जो चीज़ अभी मुझे नहीं पता है लेकिन अगर मैं बोलूँगी रिकॉल करने के लिए तो मेरे माइंड में आ जाएगी. अगर मैं आपको बोलूँ आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपके कॉन्शियस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगी. एंड मेजर पार्ट इज अनकॉन्शियस, जो हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. ये एक हिडन पार्ट होता है जिसको हम भी अवेयर नहीं होते हैं हम, क्योंकि मे बी ये रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं जो अगर हम लेकर जाएं तो हमको क्राइसिस होंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे. ये मे बी डिसअपॉइंटमेंट्स हो, सैक्रिफाइस हो जो हमने करे हों, जो हमारे मेजर फेलियर्स हों, जिनको हम कारपेट पे आगे नहीं लेकर आना चाहते. देन इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड होता है द डिमांडिंग चाइल्ड, जो हमेशा बोलता है कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी, कुछ नहीं होता अगर मेरा गला खराब भी है तो. ईगो होता है ट्रैफिक कॉप, ये रास्ता बताता है, ये कहता है आइसक्रीम तो खा ले लेकिन थोड़ी सी खाना क्योंकि तू बीमार है. फिर आता है सुपर ईगो. सुपर ईगो का मतलब होता है द जज, जो डिसाइड करता है नहीं आइसक्रीम नहीं खानी क्योंकि तुम बीमार हो. हम एक कार्टून भी देखते थे जहाँ पर एक बच्चा सुबह उठता है क्लास स्कूल जाने के लिए, एक डेविल आता है वो कहता है स्कूल मत जा, बोल दे कि मैं बीमार हूँ. और एक फेरी आती है वो बोलती है नहीं स्कूल जाना चाहिए, कुछ पढ़ेगा लिखेगा इंटेलिजेंट बनेगा. तो इड होता है हमारा वो डेविल, और जो फेरी होती है वो होता है हमारा सुपर ईगो, और जो बीच में फंसता है वो कौन है, हम, ईगो. और अब ईगो को बचाने के लिए भी हम डिफेंस मैकेनिज्म लगाते हैं. अगर मैंने कुछ गलत किया है या अगर मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रही हूँ तो मैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म लगाती हूँ ताकि मुझे उसको फेस भी ना करना पड़े. एंड वन मोर थिंग, इट जो बेस्ड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. इफ आई लाइक इट आई विल डू इट. जो ईगो बेस्ड होता है वो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, क्या चीज़ दिख रही है, क्या गलत है क्या नहीं है. और जो मोरालिटी प्रिंसिपल होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी शुड नो. कमिंग टू ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स. फर्स्ट इज रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को भी लॉजिक देना, रैशनलाइज कर देना. एग्जाम्पल, बाहर अगर केक पिघल रहा है धूप में तो मैंने सोचा मैं वो केक खा लेती हूँ नहीं तो वो पिघल जाएगा. मैंने एक लॉजिक दे दिया अपने बिहेवियर को जो शायद अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होता. फिर आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसी चीज़ का गुस्सा मैंने कहीं और डिस्प्लेस कर दिया. अगर बॉस ने अपने क्लाइंट को डांटा, उस क्लाइंट ने अपने बच्चों पर और अपनी वाइफ पे जाकर गुस्सा निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया. देन इज रिग्रेशन. रिग्रेशन होता है एक बच्चे की फॉर्म में चला जाना.
हमने देखा जब हमको फ्रस्ट्रेशन होती है, अगर मूवी का प्लान कैंसिल हो जाए, अगर बाहर बारिश हो जाए, हम कहीं नहीं जा पाए, हम चुपचाप जाके सो जाते हैं फीटल सी फॉर्म में, जहाँ पर हम मम्मा के वूम में भी फीटल फॉर्म में होते हैं, वैसे हम जाके सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस लगती है, इसलिए हम रिग्रेस करते हैं। उसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसका मतलब है फीलिंग ऑपोजिट ऑफ वंस ट्रू फीलिंग। अगर किसी के सेक्सुअल अर्जेस हैं, अगर वो पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा है सेक्सुअल अर्जेस में, तो वो अपने रिलीजियस फॉर्म में निकालेगा, जो भी उसका उल्टा होगा। फिर आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है उसको दबा देना, चीज़ को, उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द बेस्ट फॉर्म, जो हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे हम अपनी एंजाइटी से बचते हैं। इसमें हम अपना कुछ काम, अपनी जो एंजाइटी है वो अच्छे फॉर्म में निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी कोई इंसान एक अच्छा बहुत पेंटर निकले, कोई एक इंसान बहुत अच्छा रेसलर निकले। सो दीज आर सम कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म। वन मोर इज देयर, इट इज कॉल्ड डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कि मुकर जाना किसी चीज़ से। अगर इंटरकास्ट मैरिज करें लोग, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आज से तो मेरे बच्चे नहीं हो, वो डिनाइल ही कर देते हैं, वो मना कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिनाइल। देन इज स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिफोर स्टडिंग स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वी विल टॉक अबाउट फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है? In this, a person doesn't fully resolve the conflict in a particular psychosexual stage, which result in personality traits, behavior, जो उसको हम अर्ली एज पे हम देखने लग जाते हैं। वो इंसान अपनी ही एज पर फिक्सेट हो जाता है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। एनी रीजन कैन बी देयर। फ्रॉइड ने 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी। फर्स्ट इज ओरल, देन इज एनल, देन इज फेलिक, देन इज लेटेंसी एंड जेनिटल। ओरल स्टेज में जो हमारा एरोजेनस जोन होता है वो होता है माउथ। इसमें अगर फिक्सेशन हो जाए तो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे, गम च्यूइंग करेंगे, नेल बाइटिंग करेंगे। ये बिहेवियर किसी और रीज़न के भी कारण हो सकते हैं, लेकिन फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में ये बताया। देन इज एनल स्टेज। एनल में हमारा एनस होता है, जो एरोजेनस जोन होता है, जहाँ पर प्लेजर सीकिंग होता है बच्चे को। वहाँ पर अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो बच्चे बहुत ही ऑर्डर वाले होंगे, उनको एकदम बहुत क्लीन चाहिए होगी, बहुत ऑब्सेसिव होंगे अपनी चीज़ों को लेकर, और रिजिड भी होंगे, रिजिड टू चेंज। देन इज फेलिक स्टेज। फेलिक वर्ड आया है ग्रीक से फेलिस से, जिसका मतलब होता है पेनिस। यहाँ पे जोन क्या होगा? जेनिटल। इसमें एडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देन इज लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब फिर से अगेन हिडन, जो चीज़ छुपी हुई है। इसमें साइको अर्जेस हमारे कम हो जाते हैं, सोशल इंट्रैक्शन, अपना करियर बिल्डिंग लोग बनाने लग जाते हैं, फ्रेंड्स बनाने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन इज अगेन जेनिटल, जहाँ पर साइकोसेक्सुअल अर्जेस फिर से निकल कर, फिर से लोग उसमें चीज़ में जाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, जॉब्स में जाते हैं। दीज आर द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। देन इज एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स की कहानी बताई जाती है, जिसमें एक ग्रीक किंग ने अपने फादर को मार दिया था बिकॉज ही हैड अ लाइकिंग टुवर्ड्स हर मदर। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इसका ऑपोजिट हो जाता है कि एक मदर को लाइकिंग थी अपने फादर की तरफ, सो शी प्लान टू किल हर मदर। लेकिन अब ये सॉल्व कैसे होता है? फ्रॉइड सेड ये सॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि बच्चा क्या करेगा, अपने पापा की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ड्रेसिंग सेंस उनकी तरह करने लग जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट साइकोडायनामिक अप्रोच। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोस्ट फ्रॉइडियन। फर्स्ट इज कार्ल यूंग। पोस्ट फ्रॉइडियन क्यों? क्योंकि ये फ्रॉइड के बाद आए हैं। कार्ल यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात करी। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस होता है यूनिवर्सल ह्यूमन मेमोरी, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मदरली फिगर कैसा होना चाहिए? बहुत केयरिंग होना चाहिए। गॉड का फिगर कैसा होना चाहिए? रिस्पेक्टिंग होना चाहिए। नेचर कैसी होनी चाहिए? जो हमारे दिमाग में जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। मंडला की बातें में बात करते हैं हम, पीस सर्कल के बारे में बात करते हैं, जो लाइफ को बताता है। इसने आर्कीटाइप्स बताए, जो इमोशनली चार्ज्ड इमेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ की भी हो सकती है, शैडो की भी हो सकती है। शैडो मतलब जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, एनीमा, एनीमस, persona, and this is a picture form of collective unconsciousness
and archetypes and how they are affecting us. Then is कैरन हॉर्ने. कैरन हॉर्ने ने बेसिक एंजाइटी के बारे में बात किया था. कैरन हॉर्ने सेड कि चाइल्ड अर्थ पर आता है, इतनी बड़ी अर्थ पर उसको ही फील वेरी पावरलेस इन द सेंस कि अगर बच्चे को किचन से भी कोई चीज़ उठानी है, वो अपनी मम्मी को बोलेगा प्लीज़ टेक दिस आउट, तो उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ चीज़ों पे. और इसने बोला कि चाइल्ड का एक और भी कॉज हो सकता है कि अगर वो बड़े होकर अलग बिहेवियर दिखाए, दैट मे बी डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. देन इज एडलर. एडलर ने बात करी थी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, पर्सनल गोल्स की, इंडिविजुअल साइकोलॉजी बेसिकली. एडलर बोलता है कि लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है. इसका मतलब अगर लोगों में कोई चीज़ लैकिंग है, कोई भी सेंस, फॉर एग्जांपल आईज, एयर, नोज, अगर वो नहीं देख सकते तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है उनमें. लेकिन ये लोग इसको ओवरकम भी करते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइव भी करते हैं. कैसे? अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने अपनी लेग्स लॉस कर दी एक्सीडेंट में, तो वो क्या करेगा? वो माउंटेन चढ़ पड़ेगा. अगर कुछ हमने लोग देखा है, कुछ लोग अगर उनके हाथ नहीं होते लेकिन वो ग्रेट पेंटर बनते हैं, अपने सेकेंड हैंड से वर्क कर लेंगे, किसी से भी वर्क कर लेंगे, लेकिन अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कॉम्पनसेट करेंगे. देन इज एरिक फ्रॉम. एरिक फ्रॉम ने फ्रीडम की बात करी है और इसने बोला कि हम फ्रीडम से भागते हैं. कैसे? अथॉरिटी लेकर किसी को भी बोलेंगे ठीक है आप मेरे पे अथॉरिटी रखो, जैसे हमने बॉस को बोल दिया. डिस्ट्रक्टिव, कुछ भी चीज़ को एलिमिनेट कर कि नहीं इसको डिस्कार्ड कर टोटली, मैं इसमें मानता ही नहीं. फिर इस कन्फर्मिटी, यस मैम, ऑर्डर, ओके आपने जैसे बोला हम वैसे कर लेंगे. एरिक फ्रॉम ने बोला था मैन इज द ओनली एनिमल फॉर whom his own existence is a problem which he has to solve and from which he cannot escape. Then is एरिक रिक्सन. एरिक रिक्सन ने स्टेजेस बताए थे हाउ वी डेवलप. दीज आर द स्टेजेस जो एरिक रिक्सन ने बताए हैं. एंड ही टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस. ही सेड हमको किसी भी स्टेज पर आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं. आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है अगर हमारी एक स्टेज पर नीड्स फुलफिल नहीं हुई. एग्जाम्पल उसकी फर्स्ट स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. हमने देखा है बच्चे को जब हम ऊपर एकदम उछालते हैं तो वो एकदम स्माइल करता है, वो डरता नहीं कि मैं नीचे गिर जाऊंगा. तब बच्चे का वहां पर ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा होता है. अगर वो गिर जाए तो मिसट्रस्ट होगा और आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे. ऐसी हर एक स्टेज पर आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं अगर वो रिजॉल्व नहीं हुए तो. देन इज बिहेवियरल अप्रोच. बिहेवियरल अप्रोच में हम पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग. पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया. क्लासिकल क्यों? बिकॉज ओल्डर ऑफ द टू कंडीशनिंग. क्लासिकल का अगर एग्जाम्पल बताऊं, क्लासिकल का एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरी मम्मा ने कभी छिपकली देखकर चिल्लाया, मेरे को नहीं पता है मुझे उससे डरना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं छिपकली देखूंगी तो मैं उससे डर जाऊंगी. तो मेरे लिए स्टिमुलस क्या हो गया कि किसी ने चिल्लाया और मुझे पता चल गया अगर मेरे को छिपकली दिखी तो मुझे इससे डरना है. क्लासिकल कंडीशनिंग के हमने और भी एग्जाम्पल देखे. जैसे क्लास में बेल बजती है, हम बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाते हैं और हमको पता चलता है ओ टाइम हो गया, अब नेक्स्ट क्लास. हम बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है कि अच्छा बेल बजी, हमने रिस्पॉन्ड किया. हम इतने ज़्यादा कंडीशन हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर. देन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल, जो स्किनर ने दिया. इसको हम इंस्ट्रूमेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसी चीज़ को काम करने के लिए. जैसे डॉक्टर्स अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, वैसे ही हम बनते हैं, ह्यूमन बींग्स इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इस चीज़ में. इसमें क्या चीज़ें होती हैं? इसमें हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं. अगर कोई इंसान अच्छा काम तभी करता है जब उसको रिवॉर्ड्स मिलते रहें, और अगर उसने कुछ गलत काम किया, उसको हमने पनिशमेंट दे दी, वो काम वो दोबारा करेगा ही नहीं. देन इज बैंडुरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. देयर इज अ स्टोरी. एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को बोलती है कि माई चाइल्ड इज ऑलवेज ऑन द फोन. आपका बच्चा हमेशा पढ़ता क्यों रहता है? ही सेड बिकॉज हमेशा मैं पढ़ती रहती हूँ. दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इट्स लर्निंग. हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं. अगर किसी बच्चे ने टेबल लर्न नहीं किया और उसको टीचर से डांट पड़ रही है, हम नेक्स्ट डे वी मेक श्योर कि हम टेबल लर्न करें. देन इज कल्चरल अप्रोच. हमारा कल्चर हम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा नोमैडिक लाइफ में
पला है, बढ़ा है और एक एग्रीकल्चर सोसाइटी में हुआ है, तो उसके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन और लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंजेस है। नोमैडिक लाइफस्टाइल हमारी टोटली डिफरेंट होती है एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल से, जो हमारे किस पे असर डालती है? पर्सनालिटी पे। देन इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम लोग टूवर्ड्स अपनी जो अप्रोच है टूवर्ड्स मोर ह्यूमनली, हम ह्यूमन को एज अ फिगर देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहता है। इसमें दो साइकोलॉजिस्ट ने बात करी है। फर्स्ट है मैस्लो, देन इज रॉजर। मैस्लो सेट्स की हायरार्की ऑफ नीड्स होती है एंड वी स्ट्राइव टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ही हैज टॉक्ड अबाउट फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे रोटी कपड़ा मकान, फिर होती है सेफ्टी नीड्स, हमको हमको आरडी करवानी है, हमको अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाने हैं ताकि वो हमें बहुत ज़्यादा बाद में काम आए। एक अच्छा सा घर होना चाहिए जहाँ पर हम रह सके, सिक्योरिटी बेसिकली। देन इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ते हैं, बिकॉज देर इज समवन टू केयर फॉर। हमको लगता है कि नहीं, हमारी कोई केयर करता है। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है व्हेन आई नो आई एम वर्थ इट, मैं कोई भी चीज़ अचीव कर सकती हूँ। सेल्फ एस्टीम में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, कॉग्निटिव और एस्थेटिक। कॉग्निटिव का मतलब होता है जब मेरे अंदर जानने की इच्छा होती है, टू नो एवरीथिंग, कि वाई इज द स्काई ब्लू, एनीथिंग। देन इज एस्थेटिक, जब मैं अप्रिशिएट करने लग जाती हूँ ब्यूटी ऑफ नेचर को, एनीथिंग विच इज इन सराउंडिंग आई स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट। देन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, when I really strive to know myself, who I am, why I am on the earth, what is my purpose on the earth. Then is Roger. रॉजर ने फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल की बात करी है। फुली फंक्शनिंग का मतलब होता है जब हम अपनी पूरी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल्स और टैलेंट्स को जानते हैं और उस पर वर्क करते हैं और उसको हाईएस्ट फॉर्म में अचीव करते हैं। देन ही टॉक्ड अबाउट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ही सेड कि अगर मम्मा अपने बच्चे को बोल रही है, ठीक है अगर तू ना 20 आउट ऑफ 19 लेकर आया तभी मैं तुझे गिफ्ट लेके दूंगी, नहीं तो नहीं लेके दूंगी। दिस इज, हमने कंडीशन लगा दी बच्चे के ऊपर कि अगर तूने 19 लेकर आया तभी गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ही सेड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होने चाहिए। कोई भी हमको कंडीशंस नहीं रखनी है कि तू अगर ये करेगा तब भी तेरे को यही मिलेगा। देन इज सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ। सेल्फ इमेज होता है हमारी रियल सेल्फ जो अभी हम हैं, और आइडियल सेल्फ होता है जो हम होना चाहते हैं। इसमें भी हमको क्राइसिस हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे टू फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि जो हमारा जैसा हम सोचते हैं और वैसे हम बन रहे हैं तब कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब कोई भी ओवरलैप नहीं है, एकदम चीज़ें परफेक्ट है। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब कि जो हमारी सेल्फ इमेज है, जो अभी हम हैं, और जो हमारा आइडियल सेल्फ है, जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो इससे मेरे को क्या होगा? क्राइसिस होंगे। अगर मिसमैच हुआ तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे और एंजाइटी होगी। अगर मैच हुआ तो मेरी सेल्फ इमेज और मेरी आइडियल सेल्फ में हार्मनी होगी। देन दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। टाइप अप्रोच, trait approach, psychodynamic Freud, post-Freudian Jung, Adler, Eric Fromm, behavioral approach, Pavlov, cultural approach, humanistic. And coming to Maslow, I wanted to tell you one more thing. आप जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल पे बेस बहुत ज़्यादा है और जब हम ऊपर टॉप पे जाते जा रहे हैं तो ये ट्राइंगल बहुत साइज में छोटा बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच सकते हैं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं सारे भी पहुंच सकते हैं, बट वी गेट अटैच टू वर्ल्डली नीड्स। तो बेस इसका, इसकी शेप ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि बहुत कम लोग ऊपर तक पहुंच पाते हैं और कुछ लोगों की नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। देन वी हैव स्टडीड about personality types approach, and now you can also figure out what personality type are you. Thank you.